अब सबसे पहले हम थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली करंट अफेयर्स, व्हाट एक्चुअली इज करंट अफेयर्स, और क्यों यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जब हम बात करते हैं मेंस जीएस के सिलेबस की, ठीक है, मेंस किसके सिलेबस की? जीएस के सिलेबस की, ठीक है। हम जीएस के सिलेबस की बात कर लेते हैं मेंस के। तो देखिए आपके 4 पेपर्स हैं, यू हैव 4 पेपर्स फॉर जीएस। अगर हम पेपर 2 के बारे में बात करें, पेपर 2 एंड पेपर 3, अब इन दोनों पेपर को आप अगर सिलेबस को देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, तो ऑलमोस्ट 80% जो पोर्शन है वो आपका करंट ओरिएंटेड है। क्या है? करंट ओरिएंटेड। क्लियर? दिस इज करंट ओरिएंटेड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट यू हैव टू स्टडी इन करंट अफेयर्स। क्या आप करंट अफेयर्स पे पढ़ेंगे क्या, और कितना पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे? व्हाट टू स्टडी इन करंट अफेयर्स। फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि भी 80% जो आपका सिलेबस है वो करंट ओरिएंटेड है, सेकंड और थर्ड पेपर का। तो आपको हमेशा जब भी करंट अफेयर्स पढ़ना है तो कीप इन माइंड दैट यू विल कनेक्ट द करंट अफेयर्स विद योर स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द सिलेबस। क्या? स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द सिलेबस से जब तक आप कनेक्ट करके उसे नहीं पढ़ेंगे, आपके लिए करंट अफेयर्स क्या होगा? यूजलेस होगा। आपको पढ़ भी लेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू हैव अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। करंट अफेयर्स में आपको क्या लेना पड़ेगा? मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे भी किस तरह से आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करंट में रखनी है, जिससे कि आपका सेकंड और थर्ड पेपर मोस्टली 80% ऑलमोस्ट करंट अफेयर है। और अगर आप पेपर 1 की बात करेंगे तो सोसाइटी जो आपका पार्ट है, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी, ठीक है, सोसाइटी एंड व्हाट? ज्योग्राफी। इसमें जब आप पढ़ते हैं नेचुरल कैलामिटीज, और ये सारी क्या है? करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगी। कहीं पे कोई वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, अर्थक्वेक आया है, सुनामी है, तो आपको क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू इज स्टडी करंट अफेयर्स इन कनेक्शन टू योर सिलेबस, स्पेसिफिक सिलेबस। ठीक है, अब देख लेते हैं किस तरह से आपको पढ़ना है, हाउ टू स्टडी दैट करंट अफेयर्स। अब आपने लेटेस्ट में देखा होगा, पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में, और गवर्नमेंट की जो पीआईबीज हैं और गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस है, गवर्नमेंट से जो डेटा रिलीज किए हैं। मैं आपसे पहले 3 टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, जिसकी फर्स्ट इज जीडीपी एस्टिमेट्स। जीडीपी एस्टिमेट्स पहला कौन सा टॉपिक है आपका? जीडीपी एस्टिमेट्स। अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करें, सेकंड टॉपिक है जो 5 स्टेट्स में इलेक्शंस डिक्लेयर हुए हैं। क्या हुए हैं? 5 स्टेट्स में जो इलेक्शंस डिक्लेयर हुए हैं वो। थर्ड टॉपिक अगर आप बात करें, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। क्लियर? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जीडीपी एडवांस्ड एस्टिमेट्स, इलेक्शन इन 5 स्टेट्स एंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब आप जीडीपी जब आप पढ़ेंगे, व्हेन जीडीपी एस्टिमेट्स के बारे में बात करेंगे, दिस रिलेट्स टू व्हाट? इकोनॉमी। दिस रिलेट्स टू व्हाट? इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये रिलेट्स टू व्हाट? डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। फिर ये किससे रिलेट करता है? डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। किससे रिलेट करता है? डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मींस प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, क्वार्टनरी सेक्टर एंड क्वीनरी सेक्टर। जो फिफ्थ हमारा टॉप मोस्ट सेक्टर होता है, उससे रिलेट करता है। फिर यही अगर आप इसमें जीडीपी एस्टिमेट्स में बात करेंगे तो दिस रिलेट्स टू व्हाट? इन्फ्लेशन।
रिलेट्स टू व्हाट, इन्फ्लेशन, कि भाई इन्फ्लेशन कितनी रही, टारगेटेड थी या नहीं थी, कितनी थी। फिर इसी के अंदर आपके पास में आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एक बर्निंग टॉपिक होता है किसी भी पर्सन के लिए, वो है एम्प्लॉयमेंट। मींस मान लीजिए जीडीपी ग्रोथ हो रही है, व्हाट हो रही है, जीडीपी इज ग्रोइंग, कि जीडीपी ग्रो कर रही है, तो आपको ये देखना पड़ेगा डेटा से, एनालिसिस से, न्यूज़पेपर आर्टिकल से, कि भाई जीडीपी जो ग्रोथ हो रही है दैट इज प्रोवाइडिंग दैट मच एम्प्लॉयमेंट और नॉट, दैट इज प्रोवाइडिंग दैट मच एम्प्लॉयमेंट और नॉट। वो जीडीपी ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे पीछे आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है। क्या ग्रोथ है हमारी, ग्रोथ जो हो रही है वो क्या है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। व्हाट इज द रीजन फॉर जॉबलेस ग्रोथ, मींस जीडीपी तो ग्रो हो रही है, क्या हो रही है, जीडीपी इज ग्रोइंग, जीडीपी इज ग्रोइंग, पर वो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो परकुलेट नहीं हो रही है, कहां पे, जहां उसे होना चाहिए। कहां नहीं होना चाहिए, जहां उसे परकुलेट होना चाहिए, वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है जीडीपी की ग्रोथ। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, जब हम बात, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब एक भी टॉपिक आप उठा रहे हैं, whichever your topic you are studying, you have to go multi-dimensional। सिर्फ हमने जीडीपी एस्टिमेट्स के बारे में बात की, तो इसको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको इकोनॉमी से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, सोसाइटी से कनेक्ट करना पड़ेगा, कि जीडीपी की ग्रोथ हुई मींस किस सोशल सेक्टर, यानी किस सेक्टर के पर्सन को ज्यादा फायदा मिला, जो हमारे रूरल सेक्टर है उसको फायदा मिला ही नहीं मिला, अर्बन सेक्टर है उसको फायदा मिला ही मिला, नॉन फॉर्मल सेक्टर है उसको फायदा मिला कि नहीं मिला, इनफॉर्मल सेक्टर है उसको फायदा मिला कि मिला, फॉर्मल सेक्टर कितना मिला, और फॉर्मलाइजेशन अगर इकोनॉमी का हो रहा है इस जीडीपी ग्रोथ की वजह से, तो वो कितना हो रहा है, व्हाट इज हाउ मच फॉर्मलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी। फिर दूसरा पार्ट आ जाता है आपके पास में, कहां पे, उसी में इन्फ्लेशन। अगर जीडीपी ग्रो करती है, मान लीजिए जीडीपी ग्रोथ करती है, तो उसका इन्फ्लेशन पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है या कम हो रही है, इज इट इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एम्प्लॉयमेंट के लिए मैंने आपको पहले ही कह दिया है, आई हैव गिवन यू, कि भी जीडीपी ग्रो हुई, उसका इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे हुआ या नहीं हुआ, कितना एम्प्लॉयमेंट दिया गया, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। अब इसके लिए क्या है, जब हमारे पास में क्या है, सीएमआई की रिपोर्ट आती है, CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये एक प्राइवेट एजेंसी है जो हर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में एक रिपोर्ट इशू करती है, जिसमें ये होता है कि हमारे इकोनॉमी में फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ पिछले साल के मुकाबले, यानी कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, उसमें डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ। अगर डिक्रीज हुआ तो उसका कारण क्या था, व्हाट वाज द रीजन, अगर इंक्रीज हुआ तो क्यों हुआ। जैसे आप देखेंगे कि लॉकडाउन जब हुआ था, क्या हुआ था, लॉकडाउन, लॉकडाउन में क्या है कि रूरल सेक्टर में, अर्बन सेक्टर में, या हम कह ले फॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट था वो क्या हो गया था, डिक्रीज कर गया था, बहुत ज्यादा हद तक प्लमेट कर गया था, हम ये कह ले ऑलमोस्ट एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया था। लेकिन जब रूरल सेक्टर की बात आई थी, किसकी बात आई थी, रूरल सेक्टर की बात आई थी, तो एम्प्लॉयमेंट ने जंप किया था। क्या किया था, एम्प्लॉयमेंट जंप्ड इन केस ऑफ रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर में जब एम्प्लॉयमेंट, तो वहां पे एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि रूरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इसलिए जनरेट हुआ एक्सेस में, क्योंकि नरेगा, नरेगा के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट के लिए एप्लीकेशंस थी वो सडनली क्या हो गई थी, अब्रप्ट हो गई थी, बढ़ने लग गई थी, इंक्रीज कर गया था उसके अंदर, जिसकी वजह से क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया था। लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट क्या था, हम मानते हैं, हमें पता है नरेगा में जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो क्या होता है, टेम्परेरी होता है, व्हाट इट इज, टेम्परेरी। और दूसरा, दिस एम्प्लॉयमेंट इज नॉन स्किल्ड, कौन सा, नॉन स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट है ये, अनस्किल्ड पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, यू नो अबाउट इट, ठीक है। तो ये तो हमने, जैसे जीडीपी हम बात कर रहे हैं कि जीडीपी में एस्टिमेट्स हमारे, अब दूसरा क्वेश्चन पॉइंट आ जाता है कि हमने बात की है जीडीपी एस्टिमेट्स की, इसकी बात की है हमने जीडीपी एस्टिमेट्स की, क्लियर, हमने बात की जीडीपी एस्टिमेट्स की। अब देखिए, आप कभी भी करंट पढ़ते हैं तो दो एस्पेक्ट से पढ़ते हैं, one is your state services and the one is UPSC, okay, one is state services and one is Union Public Service Commission, UPSC। अब जब आप स्टेट्स पे पढ़ेंगे तो आपको सिंपली एक चीज पढ़नी पड़ती है कि which agency actually releases these GDP estimates,
कि मैं कौन सी एजेंसी है जो जीडीपी एस्टिमेट्स को क्या करती है, रिलीज करती है, विच एजेंसी रिलीजेस। यूपीएससी में आप ये नहीं पढ़ेंगे, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि विच एजेंसी रिलीजेस जीडीपी एस्टिमेट्स। यूपीएससी में आपको पूछा जाएगा क्या, एनालिटिकल, व्हाट इज इट, एनालिटिकल पूछा जाएगा कि जीडीपी एस्टिमेट्स क्या थे, उनका इंपैक्ट कितना हुआ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ दीज आर एस्टिमेट्स अराइव्ड एट। और एक चीज नोट करके लिख लीजिएगा आप, वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप करेंगे, these estimates has not taken in if impact or consideration ओमिक्रॉन impact। इस जो भी एस्टिमेट्स हमें मिले हैं वो ओमिक्रॉन इम्पैक्ट को नहीं लेते हैं, ओमिक्रॉन को कंसिडर नहीं करते हैं। जो ओमिक्रॉन की वजह से जो इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, इकोनॉमी डाउनसाइज होने वाली हो रही है, लॉकडाउन्स लग रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, तो उसके अंदर जो जीडीपी एस्टिमेट्स दिए गए हैं लास्ट फ्राइडे को, क्लियर, दीज वर गिवन ऑन लास्ट फ्राइडे बाय द गवर्नमेंट। तो जो जीडीपी एस्टिमेट्स दिए गए हैं उनमें ओमिक्रॉन इम्पैक्ट कंसिडर नहीं किया गया है। तो मींस जब भी जीडीपी रियल में आएंगे आपके पास में, कब, मई जून के अंदर, व्हाट, मई जून के अंदर जब भी जीडीपी आएंगे, दैट मींस दे हैव टू बी फर्दर रिवाइज्ड। क्या करना पड़ेगा उन्हें, फर्दर रिवाइज करना पड़ेगा ओमिक्रॉन इम्पैक्ट को देखते हुए। मे भी हो सकता है कि देयर कैन बी अ रिडक्शन इन द जीडीपी ग्रोथ। क्या हो, जीडीपी ग्रोथ के अंदर क्या हो, रिडक्शन हो सकती है। क्या हो सकती है, जीडीपी ग्रोथ के अंदर रिडक्शन हो सकती है। तो हमने पहला कंसिडर किया कि अगर हम खाली जीडीपी एस्टिमेट्स की बात कर रहे हैं, अगर हमने खाली जीडीपी एस्टिमेट्स को पढ़ लिया सिंपली कि ठीक है जीडीपी एस्टिमेट कितना ग्रो किया गया, प्रोजेक्टेड है एज पर 9.2%। कितना प्रोजेक्टेड है, 9.2% ग्रोथ प्रोजेक्टेड है फॉर 2021-22 एज पर एस्टिमेट्स। इसका एज पर एस्टिमेट्स 2021-22 में 9.2% ग्रोथ एस्टिमेटेड है। अगर हमने सिंपली ये चीजें पढ़ ली और कर ली, पर उसको मल्टी डायमेंशनल नहीं किया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जीडीपी इम्पैक्ट्स इकोनॉमी, सोशल सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एवरीथिंग, तो तब तक आपके लिए यूपीएससी में ये चीजें फायदेमंद नहीं रहेंगी। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यू हैव टू कि भी मल्टी डायमेंशनल आपकी अप्रोच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, योर अप्रोच हैज टू बी मल्टी डायमेंशनल। क्या होनी चाहिए, मल्टी। तो सारे डायमेंशंस हमने देखे, जब हम इसको डिटेल में करेंगे अभी कब या अब आज की क्लास में या नेक्स्ट क्लासेस में, तो हम पूरा चेक इसको स्टडी करेंगे इन डिटेल कि किस सेक्टर पे इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है और किस तरह से वो नॉर्मल पब्लिक को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब दूसरी बात, अब नेक्स्ट एक टॉपिक मैंने आपने लिया था जेम्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम ये टॉपिक पहले लेंगे, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। क्लियर, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब देखिए इसमें क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, टेलीस्कोप। क्लियर, टेलीस्कोप। अब आप अगर आप सिविल सर्विसेज स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ए टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या होता है और किस तरह का इसमें क्या है लेंस यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, किस तरह का लेंस इसमें यूज किया जाता है, कितने लेंसेज यूज किए जाते हैं, इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है या रियल बनती है, टेलीस्कोप कौन सा है, टेरेस्ट्रियल है या एस्ट्रोनॉमिकल है। ये सारे क्वेश्चंस क्या है आपसे स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछे जा सकते हैं। बट अगर आप यूपीएससी की स्टडी कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो आपसे ये क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि टेलीस्कोप टेरेस्ट्रियल है या एस्ट्रोनॉमिकल है, कौन सा है। अब दूसरी चीज आ गई यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब आप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, साइंस। आपका साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। किसको पढ़ेंगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे आप। ये आपको अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू स्टडी वेरी डिटेल कह लीजिए या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको यूपीएससी पढ़ना है तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी पड़ेगी, ताकि जो भी आपकी न्यूज है वो किस तरह से इंपैक्ट करेगी वर्ल्ड को, इंडिया को और को, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, व्हाट एक्चुअली स्पेक्ट्रम, कहां से स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स विद कॉस्मिक रेज और ये मूव करता है रेडियो वेव्स तक। कहां तक चलता है, रेडियो वेव्स तक।
ये रेडियो वेव्स तक रहता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम कहाँ से शुरू होता है? कॉस्मिक रेस से रेडियो वेव्स तक। अब देखिए स्पेक्ट्रम की क्वालिटी क्या होती है, व्हाट द क्वालिटी इज, जब आप, क्योंकि ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जब भी आप समझ पाएंगे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का एम क्या था, किस एम के लिए इसे लॉन्च किया गया है या स्पेस में भेजा गया है। तो अब जब भी आप करेंगे उसमें कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे स्पीड, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पीड क्या है। देखिए अब ये ध्यान दीजिए, दिस इज पार्ट ऑफ करंट तो है, लेकिन ये किसका पार्ट आ गया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट आ गया। और एक चीज आप हमेशा नोट करके रखिए, साइंस टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट डायनामिक पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। ये नहीं है कि आपने पीछे का साइंस पढ़ रखा है, बेसिक साइंस पढ़ रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैंडल कर सकते हैं। आपको हमेशा क्या है, डायनामिक रहना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या है, इसकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड किसकी इक्विवेलेंट होती है? लाइट के इक्विवेलेंट। कोई भी वेव हो उसकी स्पीड किसके इक्विवेलेंट होती है? लाइट के इक्विवेलेंट। फिर इसके अंदर आपके पास में जब आप पढ़ेंगे, यू हैव टू गो थ्रू दीज, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, हाउ इट एक्चुअली चेंजेस विच चेंज इन वेव। फिर उसकी बात ये आती है कि इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, क्या होती है? वेवलेंथ कितनी होती है। क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम का पार्ट रखा गया है, जहां ये क्या करेगा, स्पेस में जो भी एनर्जी अवेलेबल है उसको स्टडी करेगा। किस एनर्जी को स्टडी करेगा? इट विल स्टडी एनर्जी इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। किस में एनर्जी स्टडी करेगा? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में क्या करेगा? एनर्जी स्टडी करेगा। ये क्या करेगा? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के अंदर एनर्जी स्टडी करेगा। नाउ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट कि भी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहां स्टैंड करता है, कहां, क्या मीन्स कहां, कौन सी उसकी वेवलेंथ होती है, कौन सा इसको होती है। और इसको जब मैंने आपको बता दूं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को टाइम मशीन कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? टाइम मशीन। क्या कह रहे हैं उसको? टाइम मशीन। मींस ये क्या करेगा? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में जब करेगा। अब यहां पे टाइम मशीन क्यों कहा जा रहा है? देखिए एनर्जी है आपके पास में, वेव्स में क्या होती है? एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी होती है। विद टाइम कोई भी प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज है, कोई पार्ट है, वो क्या करता है? एनर्जी अपना लूज करता है, इट लूजेस एनर्जी, ठीक है। वो क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा। अब जो भी एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एनर्जी होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी एनर्जी कम होती जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लेस होती जाएगी। क्लियर? उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लेस होती जाएगी। मींस लेस फ्रीक्वेंसी मींस ओल्डर एनर्जी। व्हाट? ओल्डर एनर्जी, यानी ऐसी एनर्जी जो अभी तक हम जिसको डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेस में, जिसको डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेस में, उससे भी ओल्डर एनर्जी, यानी पुरानी एनर्जी को क्या है, डिटेक्ट करने की पावर किसमें है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अंदर। इट हैज मोर पावर, इट हैज पावर टू डिटेक्ट इवन मोर ओल्डर एनर्जी देन हबल टेलीस्कोप। क्योंकि हबल टेलीस्कोप के लिए सब्स्टिट्यूट कह लीजिए, या हबल टेलीस्कोप की जगह कह लीजिए, या हबल टेलीस्कोप के थोड़ा एडवांस कह लीजिए, क्योंकि हबल टेलीस्कोप जो है यूवी और लाइट वेव्स के पार्ट में क्या करता है? स्टडी करता है किसकी? एनर्जी अवेलेबल इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो भी एनर्जी अवेलेबल है, हबल टेलीस्कोप किस में करेगा? यूवी एंड लाइट के अंदर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। आई जस्ट वांटेड टू ओरिएंटेड कि भी आपको अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग टॉपिक, यू मस्ट बी फुली अवेयर ऑफ ऑल द डायमेंशंस, ठीक है। उस सारे पार्ट में कौन कौन से डायमेंशंस यूज हो रही हैं, कौन सी हो रही है, कहाँ कर रही है। अब यहाँ करंट का एक पार्ट आ जाता है। करंट भी अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो जनरली पूछ लेते हैं कि इसकी लॉन्च साइट कौन सी थी, कौन सी थी लॉन्च साइट, कौन सी थी इसकी, क्या थी लॉन्च साइट जो थी वो इसकी कौन सी थी, कहां से ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो फ्रेंच गयाना साउथ अमेरिका में एक छोटा सा आइलैंड है, वहां से इसे लॉन्च किया गया था। तो ये देखिए, ये आपको यूपीएससी में नहीं पूछेंगे मोस्ट प्रोबेबली केसेस में। ये आपको कहां पूछ सकते हैं? स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछ सकते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो था
उसकी लॉन्च साइट कौन सी थी। तो मेरा मकसद आज का क्लास का ये है कि आप ये समझ पाए कि आपको करंट अफेयर्स जो भी है उसको पढ़ना किस तरीके से है। अगर आप कोई भी टॉपिक लेते हैं करंट अफेयर्स का, व्हाटएवर टॉपिक यू चूज, उसको उसमें कितने डायमेंशंस आप ऐड कर सकते हैं एज पर योर सिलेबस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पेपर। स्पेसिफिकली मैंने कहा सेकेंड एंड थर्ड पेपर, और उसके बाद में आपके पास में कहा जाता है फर्स्ट पेपर। मे बी एथिक्स के अंदर थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का पार्ट है, पर वो टेक्निकल पार्ट है। आपको टेक्निकल चीजें वहां ज्यादा आती हैं, तो आप टेक्निकल एथिक्स इजीली हैंडल कर सकते हैं। मींस जब हमने देख लिया कि भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अगर आपको पढ़ना है तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, व्हाट इट इज और किस तरह से काम करती है। अब हम बात करें दूसरा जो मैंने आपसे बात की थी, वो था इलेक्शंस। इलेक्शंस इन 5 स्टेट्स। आपको पता ही है कि 5 स्टेट्स में इलेक्शंस डिक्लेयर हो चुके हैं। 10 मार्च से इलेक्शन शुरू होंगे, ऑलमोस्ट 10 फरवरी से 10 मार्च तक ये प्रोसेस चलेगा और 10 मार्च को काउंटिंग है, मींस रिजल्ट आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि भी इसमें हम क्या चीजें पढ़ सकते हैं, कौन सी चीजें मल्टी डायमेंशन, कौन से डायमेंशन हमारे यहाँ आते हैं इसके अंदर। जब अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो पहला तो ये डायमेंशन आ जाता है कि इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कौन कंडक्ट कराता है इलेक्शंस? स्टेट और सेंटर के, यूनियन के इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, कम्स अंडर आर्टिकल 324। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कह लीजिए, ये आता है मॉडल कोड, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये है क्या? ये है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर फेयर कंडीशन फॉर ऑल पार्टीज टेकिंग पार्ट इन द इलेक्शन। ठीक है, उनके लिए, उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं पार्लियामेंट के थ्रू और स्टैट्यूट्स के थ्रू, ठीक है, तो उसका जो पूरा का पूरा चैप्टर कह लें या एक्ट कह लें, कुछ भी कह लें, दैट इज नोन एज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब इसमें होता क्या है, व्हाट हैपेंस दिस, कि सबसे पहली बात तो ये है कि व्हेन इट कम्स इनटू इफेक्ट, ये कब इफेक्ट में आता है? This comes into effect the time from declaration of elections. जैसे ही इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, मॉडल एक कोड जो है वो इंप्लीमेंट हो जाता है। अब इस कोड का इंपैक्ट क्या पड़ता है? इस कोड का इंपैक्ट ये पड़ता है कि जो पार्टी पावर में है, गवर्नमेंट पावर में है, उसके हाथ से सारी एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, सारी पावर्स किसके हाथ में चली जाती है? इलेक्शन कमीशन के हाथ में ऑटोमेटिकली चली जाती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मींस जितने भी स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं उनका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किसके अंडर में आ जाता है? डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में उनका कुछ भी पार्ट नहीं रहता है। मींस स्टेट गवर्नमेंट किसी भी ऑफिसर को ट्रांसफर नहीं कर सकती, डिप्यूट नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरीके की पॉपुलर पॉलिसी डिक्लेयर नहीं कर सकती। मींस जैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे इलेक्शंस पास में आते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे इलेक्शंस पास में आए थे तो मोदी जी ने क्या किया था? मोदी जी ने यूपी में काफी सारे इनॉग्रेशंस किए थे। क्या किए थे? काफी सारे इनॉग्रेशंस किए थे, यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, शुगर मिल्स। और फिर उन्होंने पंजाब में भी क्या किया था? इनॉग्रेशंस किए थे। पंजाब में भी क्या इलेक्शन था तो उन्होंने भी क्या किया? पंजाब में भी इनॉग्रेशन किए थे। अब जैसे ही ये कोड इफेक्ट में आ चुका है, अब ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन इन 5 स्टेट्स में नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल अंटिल दिस इज इन इफेक्ट। जब तक ये इफेक्ट में है, कोड में रहेगा, तब तक ऐसा कोई डिक्लेरेशन, मींस डिक्लेरेशन क्यों कर रहे हैं? व्हाई यू आर डिक्लेयरिंग स्पेसिफिक पॉपुलर पॉलिसीज? टू इन्फ्लुएंस द वोटर, influence the
वोटर। भाई वोटर को आप इन्फ्लुएंस मत करें, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस वोटर। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कई बार इसमें कहने क्यों कहते हैं कि भाई ये टॉपिक इसका पार्ट नहीं है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भाई सर्वेस होते हैं इलेक्शन। क्या होते हैं? सर्वेस। इलेक्शन सर्वेस होते हैं जिसको हम प्री पोल सर्वे कह देते हैं, और जिसको क्या कह देते हैं हम? ओपिनियन पोल। क्लियर? अब इसमें आप देखेंगे कि एक स्पेसिफिक वोटर सेक्शन होता है जो नॉट डिसाइडेड होता है। क्या होता है? नॉट डिसाइडेड। जिसने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया होता है कि वो किस पार्टी को वोट करेगा या किस कैंडिडेट को वोट करेगा, उसकी कोई स्पेसिफिक विश चॉइस नहीं होती है। तो यही वोटर इन्फ्लुएंस ना हो किनके थ्रू? पार्टी इन पावर इन स्टेट्स एंड सेंटर। इसलिए क्या किया गया था? ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट किया गया था, जिससे हर पार्टी को क्या किया, हर पार्टी को क्या हो, इक्वल टाइम मिले। हर पार्टी को इक्वल टाइम मिले, हर पार्टी को, मतलब उस कोई भी पार्टी वोटर्स को इन्फ्लुएंस ना कर पाए, प्रिजुडाइस ना हो, पार्शियलिटी ना हो, पार्टी पावर में है उसको फायदा ना मिले। इसलिए दिस कोड वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। इंडिया में क्या ये कोड इम्प्लीमेंट किया गया था। अब इसके कारण है, देखिए इसके कारण कई है। यूएसए में ऐसा कोई कोड नहीं है, ठीक है, यूएसए में ऐसा कोई कोड नहीं है। हमारे यहाँ जैसे ही कोड इंप्लीमेंट होता है, सारे प्री पोल सर्वेस, ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स वगैरह सब क्या कर दिए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन द्वारा बैन कर दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन बैन्स ऑल दिस सर्वे बिकॉज व्हाट हैपेंस इज ऑल दिस सर्वेस, ओपिनियन पोल्स इम्पैक्ट व्हाट, किनको इम्पैक्ट करते हैं? नॉन डिसाइडेड वोटर्स को, जो डिसाइड नहीं कर पाए अभी तक कि हम किसे वोट देंगे, उनको इम्पैक्ट ना करे। इसलिए अब यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में क्या है कि आपके पास इलेक्शन से एक दिन पहले भी क्या हो जाएगा? ओपिनियन पोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक नया ओपिनियन पोल आ जाएगा कि पर्टिकुलर कैंडिडेट इज गेटिंग 40% और 60% वोट। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जब तक दिस कोड इज इन इफेक्ट, कोई भी एजेंसी अपना कोई भी पोल सर्वे, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल पब्लिश नहीं कर सकती पब्लिक को। और ये सारे पावर्स किसको दिए गए हैं? इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं। किसको दिए गए? इलेक्शन कमीशन को दिए गए। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे ही इलेक्शंस डिक्लेयर होते हैं, सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके हाथ में चली जाती है? ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन के हाथ में चली जाती है। मींस जितना भी एग्जीक्यूटिव है पूरे इंडिया का, कहीं से भी वो किसी भी एग्जीक्यूटिव को यूज कर सकते हैं। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वर्स तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है? ऑब्जर्वर्स लगाता है। और हर पार्टी क्या कहती है कि हमें न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स चाहिए। मींस जिस स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं वहां के किसी ऑफिसर को आप ऑब्जर्वर नहीं लगाएंगे, आईएएस या आईपीएस को। कहां से लाएंगे? किसी और स्टेट से जिसमें इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वहां से ऑब्जर्वर्स आप लाएंगे और वहां पे क्या करेंगे? लगाएंगे, ऑब्जर्वर्स लगाएंगे, और वो क्या करेंगे? उसका सुपरविजन करेंगे। किसका? पूरे इलेक्शन का सुपरविजन करेंगे। जहां जितनी भी उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जिस डिस्ट्रिक्ट को, एज पर द डिस्ट्रिक्ट गिवन टू देम, और सब डिविजन गिवन टू देम, और लोकल एरिया गिवन टू देम, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन ऑफ इलेक्शन टू बी फ्री एंड फेयर। क्या होना चाहिए? इलेक्शन क्या होना चाहिए? फ्री एंड फेयर होना चाहिए। तो ये चीजें सारी किसके पावर में, किसके पास चली जाती है? इलेक्शन कमीशन के पास क्या पावर चली जाती है? एन इलेक्शन कमीशन इज, इन दिस कंडीशन इज व्हाट? द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। इलेक्शन कमीशन क्या होता है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। तो आपने ये देखा होगा, यू हैव सीन कि द मोमेंट इलेक्शन वर डिक्लेयर्ड अप टू 15th of January, all rallies, meetings, road shows, door to door campaigning has been banned by election commission। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कि भैया कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्लियर, कोई भी टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, किसके कंटेक्स्ट में? करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में कोई भी टॉपिक अगर हम स्टडी कर रहे हैं, कोई टॉपिक हमें लिफ्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या अप्रोच रखनी है? वी हैव टू हैव अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। और इस अप्रोच को आप कहां से कनेक्ट करेंगे? अपने जनरल स्टडीज के सिलेबस से कनेक्ट करेंगे। और अगर आपने ये किया तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट मिलेगा। मींस व्हाट?
आप एक्स्ट्रा एफर्ट लिख पाएंगे बाकी स्टूडेंट से, और वही एक्स्ट्रा जो आप लिखेंगे उसी से आपको क्या मिलेंगे, मे बी 5 और 10 मार्क्स पर पेपर आपको क्या है एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, 10 to 20 मार्क्स। और यही 10 to 20 मार्क्स जो होते हैं, दिस 10 to 20 मार्क्स, दे आर मेरिट क्रिएटर्स। वही क्या करते हैं, मेरिट बनाते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि मल्टी डायमेंशनल आपको अप्रोच रखनी है, ठीक है। तो इस क्लास में अभी इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट जो हमने स्टडी किए हैं। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया गया ताकि आपके दिमाग में रहे कि अगर हम इस तरह से करंट पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, इजीली हम आंसर लिख पाएंगे, करंट अफेयर्स सॉरी जनरल स्टडीज के आंसर हम इजीली लिख पाएंगे। ओके।